हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स, आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण मनस्वी कक्षा 7 अध्याय 2 वर्ण विचार। बोलते समय मुख से निकली ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के लिए दिए शब्दों का उच्चारण करो। चित्र देखिए, पौधा और सूरज। पौधा किन वर्णों से बना है? प, ओ की मात्रा, ध, आ। सूरज स बड़े ऊ की मात्रा है, तो स, उ, र, अ, ज, अ। तो इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। मुख से उच्चारित प्रत्येक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जिसके और खंड यानी और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम बात करते हैं वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी ध्वनियां होती हैं और प्रत्येक ध्वनि के निश्चित वर्ण होते हैं। इन वर्णों के लिखने के लिए एक विशेष क्रम और व्यवस्था होती है। वर्णों के विशेष क्रम और व्यवस्था को ही वर्णमाला कहते हैं। अब हम करते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब हम बात करते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ओ। और स्वर के भेद, कुछ स्वरों का उच्चारण करने में समय कम लगता है और कुछ में अधिक। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 है, अ, ई, उ, री। ख, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ। और प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्राय संबोधन या दूर से पुकारने के लिए स्वरों के प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए किसी भी स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जा सकता है। किसी को पुकारते समय जिस स्वर का देर तक उच्चारण किया जाता है, उसे लिखते समय उसी के आगे ऐसे लिख दिया जाता है, जिसका अर्थ है 3 गुना। जैसे हे राम, ओम। तो हम यहाँ पर जो हिंदी में हम 3 लिखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओम में हम ऐसे भी लिखते हैं, यानी ये हमारा क्या है? प्लुत स्वर। आपके पास एक नोट है, आजकल प्लुत स्वर का प्रयोग प्राय नहीं किया जाता। अब हम करते हैं स्वरों के मात्रा चिन्ह। अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा निश्चित है। इन स्वरों के साथ जब व्यंजनों का मेल होता है तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते हैं, उनके स्थान पर उन स्वरों की मात्राएं ही लिखी जाती हैं। जैसे ये स्वर हमें दिए गए हैं, इनकी मात्राएं और इनसे बनने वाले शब्द। जैसे अ है, अ की कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्रॉस का निशान है और शब्द बनेगा कलम। आ के लिए हम एक डंडा लगाते हैं, जैसे काला। छोटी ई की मात्रा मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता है हम कैसे लगाते हैं, और शब्द बनेगा किला। बड़ी ई की मात्रा हम ऐसे लिखते हैं कील। ऊ, छोटे ऊ की मात्रा कुल। बड़े ऊ की मात्रा कूलर। री को हम ऐसे लिखते हैं कृषि। छोटी ए की मात्रा केला।
बड़ी ए की मात्रा कैमरा। ओ से ओखली, ये मात्रा है और शब्द क्या बनेगा हमारा? कोयल। और बड़ा ओ, ये मात्रा है कौवा। अब हम बात करते हैं अयोग वहा। अंग और अंग है, ये दोनों ध्वनियां ऐसी हैं जो ना स्वर है ना व्यंजन, इन्हें अयोग वहा कहते हैं, जिसका अर्थ है जो योग ना होने पर साथ रहे। अनुस्वार इसका चिन्ह है, जो हम ऊपर बिंदी लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंगूर, लंगूर, बंदर। अनुनासिक इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, इसका उच्चारण नाक में मुंह दोनों से होता है, जैसे मुंह, हंसना, चांद। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, क्या अंतर है इन दोनों में? अनुस्वार और अनुनासिक का उच्चारण भिन्न है। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है। जैसे बंद में अनुस्वार की ध्वनि में हवा नाक से निकलती है, जबकि हंसना में अनुनासिक की ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है। अब हम बात करते हैं विसर्ग। इसका चिन्ह आप संस्कृत में भी करते हैं। इसका चिन्ह है दो बिंदु। विसर्ग को भी हिंदी वर्णमाला में स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है, परंतु विसर्ग को ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इसका उच्चारण केवल संस्कृत से आए हुए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है, जैसे प्रातः, प्राय, पुनः, हलंत। इसका चिन्ह हम ऐसे लगाते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन वर्णों के नीचे किया जाता है। यदि किसी व्यंजन में स्वर ना मिला हो तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाकर स्पष्ट किया जाता है, जैसे द, र, फ। हलंत का चिन्ह व्यंजन के नीचे एक छोटी तिरछी रेखा लगाकर किया जाता है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से वायु रुककर मुंह से निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। जैसे च, स्वर सहित व्यंजन च और अ। च, इसमें हमने हलंत लगाया है, स्वर रहित व्यंजन है ये च। व्यंजनों के भेद, ऐसे ही व्यंजनों के भेद है। मुख्य रूप से दो आधार है। पहला है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद और दूसरा है उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। तो पहला है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क से म तक व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। पहला है क वर्ग, क, ख, ग, घ, ण, कंठ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ण, तालु। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, मूर्धा। त वर्ग, त, थ, द, ध, न, दंत। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ, यानी होठों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो अलग अलग, जैसे कंठ का प्रयोग क वर्ग के लिए, तालु का प्रयोग च वर्ग के लिए, मूर्धा ट वर्ग, दंत त वर्ग और ओष्ठ प वर्ग। अब हम आगे करते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुंह के किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ है बीच में स्थित होना। य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ये चारों स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हैं, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उष्ण व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा तेज गति से रगड़ खाने से ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। श,
श, स, ह, ये 4 उष्म व्यंजन हैं। अब हम करते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। पहला है अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं: क, ग, ड़, च, ज, ण, ट, ड, ण, थ, त, द, न, प, ब, म। अब हम करते हैं महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित है: ख, घ, छ, ज, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, छ। व्यंजन के अन्य भेद। द्वित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। तो पहला है द्वित व्यंजन, जब दो समान व्यंजन ध्वनियां आपस में मिलती हैं तब उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे क और क, ये बन जाएगा आधा क और क, और हमारे शब्द क्या बनेंगे? चक्का, छक्का, मक्का। च और च, आधा च, च, बच्चा, सच्चा, कच्चा। ट और ट, ट, पट्टी, मिट्टी, खट्टी। द और द, खद्दर, गद्दा, बद्दा। त और त, पत्ता, गत्ता, छत्ता। और दूसरा है हमारे पास संयुक्त व्यंजन, जब दो अलग अलग व्यंजन ध्वनियां आपस में मिलती हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाती हैं। जैसे ये व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन बन गए और ये शब्द बन गए। क और श, इससे बन गया क्षत्रिय वाला श, क्षति, क्षत्रिय, क्षण, रक्षा। श और र, श्र, श्रम, श्रवण, परिश्रम, आश्रम। ज और न, ज्ञ बन गया ज्ञान, अज्ञात, विज्ञान, संज्ञा। त और र, त्र, पत्र, त्रिकाल, क्षत्रिय, छात्र। आर व्यंजन का प्रयोग करते समय नीचे लिखी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क, र में स्वर ना होने पर उसे रेफ कहा जाता है। इस दशा में र अपने अगले वर्ण के ऊपर ऐसे इसके रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा। ख, यदि र से पहले वाला व्यंजन स्वर ना हो तो र को उस व्यंजन में नीचे की ओर इस प्रकार लगा दिया जाता है, जैसे भ्रम, प्रकार, क्रम, ग्रह। छोटी पाई वाले व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग ऐसे इस रूप में होता है, जैसे ट्रक, ड्रेसिंग, ड्रम। त और श व्यंजनों के साथ र अन्य रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे त्रिभुवन, त्रिफला, श्रवण। वर्णों का उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। नीचे सभी वर्णों के नाम, उच्चारण स्थान और उच्चारण के नाम दिए जा रहे हैं। तो हमारे पास वर्ण है, उच्चारण स्थान है और उच्चारण का नाम। तो पहला है क से क, ख, ग, घ, ह, अ, आ, कंठ और कंठ्य। च, छ, ज, झ, श, ई, ज, तालु, इसमें तालु का प्रयोग होता है। तालव्य। ठ, ड, ढ, र, ब, री, श, मूर्धा, मूर्धव्य। त, थ, द, ध, ल, स, दंत, दंत्य। प, फ, ब, भ, उ, फ, ओष्ठ, ओष्ठ्य। ए, कंठ तालु, कंठ तालव्य। ओ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ्य। इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग है, इसलिए बन गया कंठोष्ठ। व, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ्य। अंग, अण, न, म, नासिका, ये बन गए नासिक्य। तो आप इन सब का अध्ययन करना है अच्छे से। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे आहट, आ, ह, अ, ट, अ। आश्चर्य, आ, श, च, अ, र, य, अ। दैनिक,
द बड़ी ए, न छोटी क अ। स्वागत, स व आ की मात्रा, ग अ त अ। तो चलो दोहराएं। ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के विशेष क्रम और व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा के तेज गति से रगड़ खाने से ऊष्मा अर्थात गर्मी सी पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब दो समान व्यंजन ध्वनियां आपस में मिलती हैं तब उन्हें द्वित व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे कच्चा, पक्का। जब दो अलग अलग व्यंजन ध्वनियां आपस में मिलती हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाती हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न हैं तो इन्हें आप कर सकते हैं। प्रश्न 2 सही वाक्य के सामने सही का निशान लगाइए। तो आपके पास कुछ जैसे ख है, उ, ओ माने जाते हैं, ये कौन से हैं? ये बड़े मात्रा के हैं, तो ये क्या माने जाते हैं? दीर्घ स्वर। तो हम क्या करेंगे? दीर्घ स्वर के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो ऐसे ही जैसे ग हंसना में लगा है, हंसना में क्या लगा है? चंद्र बिंदु, और चंद्र बिंदु क्या होती है? अनुनासिक। तो आप ऐसे ही और प्रश्नों को कर सकते हैं। प्रश्न 3 में है जैसे सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। जैसे घ है, वर्ण ध्वनि के टुकड़े हो सकते हैं? नहीं, वर्ण ध्वनि को हम और नहीं टुकड़ों में बांट सकते, तो यहाँ पर हम लगाएंगे गलत। तो ऐसे ही आप इन प्रश्नों को करेंगे और आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।